अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द काउच। आज हमारे साथ एक बहुत अजीम शख्सियत हैं और मुझे पहली बात तो ये कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये शख्सियत जो है मेरे स्टूडियो में आ गई हैं, मगर ये आ गए हैं तो हम अब इनका तारुफ करा देते हैं। भाई मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर नादिर अली। सर जी क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? नादिर अली प्रेफर करते हैं मीडिया सर्कल्स में या पी फॉर पकाओ? दोनों पकाओ में के अम्ब्रेला के तले हम सब आते हैं। नादिर अली मेरा नाम है। हाँ, तो आप जिस तरीके से बुलाना चाहे बुला। नहीं, मैं तो नादिर भाई बोलूँगा। अच्छा नादिर भाई, एक पहला सवाल तो ये है कि 3 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं आप। ये जो ताकत है ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मायने रखती है? 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की ताकत है। सच कोई ये तो नहीं है कि मतलब साथ साथ घूम रहे हैं, मुंह से आगे आग निकाल रहे हैं या कोई बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़े नंबर्स हैं जो आपको सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं। 3 मिलियन ये बड़े बड़े नेटवर्क्स और इदारों के नहीं होते इतने सब्सक्राइबर। ये चीज आप पॉजिटिवली बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। अच्छा, यूट्यूबर इतना बड़ा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि एक बहुत बड़ी ताकत है इस वक्त आपके पास, मगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने एज अ फ़ैन ये नोट किया है कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत बहुत प्राइवेट हैं एकदम। मतलब आपके बारे में किसी को कुछ नहीं पता उसके अलावा जो आपने अपने चैनल के थ्रू दिखाया। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था, और अगर था तो क्यों था? ये रामेश, ये बात पता ये क्या है, ये इसको मैं ये समझता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ हर 3 दिन बाद एटलीस्ट अपना कंटेंट डालूं, और ये कंसिस्टेंसी पिछले 3 साल से। अगर मैं ये सारी चीज़ों पे फोकस करूं, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन सबकी अपनी अपनी वो एक होती है, अपना माइंड सेट होता है। मेरा जो माइंड सेट है ना, वो होता है कंटेंट पे। अगला कंटेंट क्या है, उस पर क्या स्ट्रेटजीज है और कितनी मेहनत लगनी है, उस पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और मैंने क्या करना है उसके लिए, क्या डिलीवरी देनी है। तो मेरा सारा फोकस वही होता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को फोकस ही नहीं कर पाता। आप यकीन करें, अभी मैं पिछले 6 महीने में कोई 20 ममालिक से घूम के आया। यूरोप आप गए हुए थे, हम देख रहे थे। हाँ, तो 20 कंट्रीज से मैं घूम के आया हूँ। मैंने इतना ज़्यादा नहीं, मैंने अपने आप को कुछ भी नहीं दिखाया। हम तो देखते रहे भाई, कहाँ नादिर भाई पूल में नजर आएंगे, कहाँ नजर आएंगे। ना नादिर भाई पूल में नजर आए, ना किसी और चीज़ में नजर आए, बस फिर वापस आगे फिर से। अच्छा, ये एक बात बताऊँ, मुझे ये सब चीज़ें चलानी भी नहीं आती। दिखाया नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाकी तो बहुत सी मीम्स बना के मेरी भी ट्रोलिंग की गई है। इस पे भी अगला सवाल इसी पर मेरा आ रहा है कि अच्छा, आपने, मैंने नोट किया है कि जब भी आपने रोल चैनल के ऊपर किया है तो वो एक लेबर क्लास रोल्स के ऊपर आपने किया। फिर मुझे लगता है एक आम आदमी की नुमाइंदगी करी, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने आपके चैनल पे जो सबसे बड़ा ज़िंदगी में आपका जो मेरा एक्सपीरियंस है ना फॉलो करने का, उसमें सबसे बड़ा शिफ्ट मैंने ऑडियंस सेंटिमेंट में उस वक्त देखा जब आपने अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरीज लगाना शुरू करी और लोगों ने बड़ी हेट करी उस पर। क्या कैसा लगा? नहीं, हेट नहीं की, ट्रोलिंग की से बनना शुरू हो गए थे। तो बल्कि बड़ा एंजॉय करता। हाँ बिल्कुल। मुझ पे जो मीम्स बनती हैं, जो मुझ तक पहुँचती हैं, अगर मैं देख लूँ तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत हंसता हूँ। बाज़ों का तो मैं शेयर भी करता हूँ अपने सोशल मीडिया पे कि यार ये देखो, मेरे को भी नहीं छोड़ रहा है। सीन ये है कि जो आपका सवाल था कि यार आपने कुछ भी नहीं दिखाया, मैंने बहुत सी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। और जब एक आम बच्चा लड़का देखता है सोशल साइट पे कि यार ये नादिर अली स्विट्ज़रलैंड की वादियों पे घूम रहा है और पेरिस में घूम रहा है, ये कैसे हो गया, मैं कैसे ये ख्वाब पूरे कर सकता हूँ, तो उसके लिए मोटिवेशन के लिए मैंने एक स्टोरी लगाई। वो अच्छी बात है, जो कि काफ़ी वायरल हुई। लोगों ने पॉजिटिवली उसको लिया कि यार आप मेहनत करें, रिजल्ट्स पे इतना ज़्यादा वो ना फोकस करें, आप मेहनत करें। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्वालिटी वर्क वर्सेस क्वांटिटी वर्क। मैं क्वांटिटी वर्क पे इसलिए जाता हूँ कि क्वालिटी वर्क मुझे आज तक नहीं पता चला होता क्या है। क्वालिटी वर्क मैं कहता हूँ जो पब्लिक ने देखा हो, ठीक है जी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी वर्क वो होता है जो पब्लिक फिगर हो एटलीस्ट। अब बहुत से क्वालिटी वर्क ऐसे हैं जो लोग नहीं देख रहे, तो उसको करेंगे क्या? सही बात है, समझ रहे ना बात को? तो बहुत ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ, जो चीज़ जिस पे मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी वो तो बहुत ही आगे निकली है। और जिस पे मैंने कहा भाई ये तो मैंने शायद आवाम की जो भूख है वो पूरी कर दूंगा, लेकिन वो नहीं चलती नहीं। समझ रहे हैं बात को?
तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपना काम करें, ज़्यादा ना सोचें, और कंटेंट क्रिएटर को करना यही चाहिए कि खामोशी से अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, भले वो उसका जो रीसेंट कंटेंट है वो हिट हो या ना हो। आई थिंक ये बड़ी अच्छी आपने बात कही, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना, वो नए जो एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं वो व्यूअरशिप के भवन में बड़ा फंस जाते हैं कि यार इस पे नहीं आ रहे, तो और फिर एक पॉइंट होता है ये है कि यार आपने 4-6 वीडियोस लगाए और उस पर व्यूअरशिप नहीं आई, तो वो एक डीमोटिवेट होके फिर सिरे से ही करना छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से व्यूअरशिप टाइम के साथ ही आती है, आपको भी फौरन तो नहीं मिली होगी, आपको भी आई एम प्रीटी श्योर बहुत लंबा टाइम। मैं एक शो करता था आज से 2010-11 में, मेट्रो टीवी पे एक शो आता था जरा हटके, वो कैंडिड कैमरा शो था, तो उसके कुछ क्लिप्स कट के ना यूट्यूब पे चले जाते थे। उस जमाने में तो खैर हमें पता ही नहीं था यूट्यूब होता क्या है। तो 2015 में मुझे पहली दफ़ा ये रियलाइज़ हुआ कि यार इस पे प्रोफेशनली वर्क करना चाहिए। तो 2016-3 में को मैंने अपना चैनल लॉन्च किया। मैंने हेयर ड्रेसर का एक कंटेंट डाला था, मैं हेयर सलून में नाई बनाऊँ और अलग अलग तरीके से लोगों को छेड़ाऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो मुझे और मोटिवेशन आई उससे ना कि यार इसको आगे करो करो करो। ये प्रैंक्स जो हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप लेते हैं। ये स्लैपस्टिक कॉमेडी के मद में आते हैं, ठीक है जी, इसकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। तो पाकिस्तान में मुझे समझ नहीं आ रही थी इसे, जब मैंने शुरू किया तब पाकिस्तान में प्रैंक इंडस्ट्री थी नहीं, ये वाला फॉर्मेट डेड हो गया था। और मुझे बड़े बड़े टीवी चैनल्स के बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि भाई ये कंटेंट नहीं चलने वाला, ये कब से चला आ रहा है, और जिन साहब ने इनको किया था पाकिस्तान में वो भी छोड़ के चलेगा। आज देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, इंडस्ट्री पे जो आपने मैं उसी पे मैं उल्टे सीधे भी कर रहे हैं। पर्सनल पे तो नहीं जाऊंगा मैं, मगर मैं जाहिर है हम किसी का नाम क्यों छेड़े, ये छेड़े क्या, क्यों नहीं छेड़े क्या मगर एज समवन जिसने ये शुरू करी, ठीक है, बहुत सारे कॉपी कैट्स भी है। अब नंबर्स आपके देखकर एक ऑटोमेटिक एक कंपटीशन की फीलिंग सब नए न्यू कमर्स में आती है। मगर मैंने आपके प्रैंक्स में चीज़ देखी है कि आप, अब मुझे नहीं पता कि पीछे सिस्टम आपने कैसे बनाया हुआ है, मगर एक सेफ्टी नज़र आती है, और कभी भी पर्सनल या फिजिकल जो है ना आप नहीं हुए कि आप धक्के दे रहे हैं या खिंचतानी कर रहे हैं। मजाक करना और मजाक उड़ाने में फर्क है। बिल्कुल, बात ये हमारा मजाक ऐसा है कि हम खुद थप्पड़ खा लेते हैं। इन दी एंड जो हाइपर होता है बंदा वो थप्पड़ मार देता है, हम खा लेते हैं। तो बर्दाश्त तो हम ही कर रहे हैं हर चीज़। बात ये है कि ये जो हमारा ये पड़ोसी मुल्क का कंटेंट है प्रैंक से रिलेटेड सिर्फ, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता, वो थोड़ा हरासमेंट टाइप का है। अब जितने भी ये प्रैंकस्टर यूट्यूबर्स हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें फॉलो मुझे करेंगे तो पकड़े जाएंगे कि यार ये पी4 पकाओ को कॉपी कर रहे हैं। मैंने बहुत से टीवी चैनल्स को भी ये बात बोली थी, उन्होंने जब ये एक वाकया हुआ था लाहौर के अंदर लड़के को शूट अब मुझे नहीं पता वो किस वजह से हुआ है, उसकी क्या स्टोरी है, लेकिन मैं सबको ये रेकमेंड करता हूँ कि ये जहाँ पे भी करें तमीज़ से तहजीब से करें। मजाक करना और उड़ाने में फ़र्क समझें, इसको वहाँ करें जहाँ आप लोगों को जानते हो, कंट्रोल हो सके आपकी सिचुएशन, कंट्रोल इन्वायरमेंट में किया जाए। समझ रहे हैं? अब आप क्या मतलब रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर करेंगे? हमारी बड़ी प्रोफेशनल टीम होती है, जैसा आपने बोला, मेरे 15-20 लोग सिर्फ ये चीज़ों को मैनेज करते हैं। हम जब प्रैंक करते हैं ना, तो जब वो झगड़ा हो जाता है या वो कोई, तो मेरी टीम रश नहीं लगने देती, वो पीछे से लोगों को ही पीछे कर रही होती है कि भाई ये झगड़ा नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? उसको तो नहीं पता होता, लेकिन पीछे के लोग जो देख रहे होते हैं उनको हम हटा देते हैं कि यार इसको हम कर रहे हैं, हम अपना प्रैंक कर रहे हैं, तो आप शक में, आपको देख के वो शक में आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपकी बातों से पहले भी अंदाज़ा अक्सर लगाया है, आपने इनफैक्ट जुनैद अकरम की भी पॉडकास्ट में भी इस तरीके से बात बोली थी, तो मुझे आपकी बातों से बड़ा अंदाज़ा होता है कि आपने इसको ना बड़ा बिजनेस की तरह ट्रीट किया, जो कि मुझे लगता है बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो आपके दिमाग में जहाँ से आपने प्रैंक शुरू किए वर्सेस आज जब आप इसको मेरी नज़र में एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो वो स्विच कहाँ पर आया? कहाँ आपको समझ आया कि यार अच्छा अब मुझे ना इसको कैरियर बनाना? जब मैंने ये स्टार्ट किया तब मैं एक जॉब करता था। मैं ये कंफ्यूज था कि यार ये जॉब छोड़ूं और इसको फुल टाइम दूं या जॉब के साथ इसको लेके चलूं, इन दोनों बातों में मैं कंफ्यूज था। लेकिन मैंने एक जगह पे आके फैसला किया, क्योंकि जॉब पर्सन एक लिमिटेड माइंडसेट के साथ होता है, एक टाइम फ्रेम में बंधा हुआ होता है, वो कर नहीं पाता है कुछ।
तो मैंने ये फैसला किया कि जॉब को 3 तलाक़ें दे के यहाँ आना। मैंने कहा यार अगर यहाँ कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो वरना शोबिज़ को खैराबाद कह दूँगा मैं, आप यकीन करें। तो मैंने जब इस पे वही वाली बात है 2015 में ये मैंने हिकमत अमली रेडी कर ली, सब चीज़ें 2016 में जब लॉन्च किया और उसके बाद 6 महीने में ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि इससे मैंने और मेरी पूरी टीम ने फ्यूचर बनाना है। तो मैं ये आने वाले जितने भी कंटेंट क्रिएटर है या जो भी आना चाहते हैं, आप यकीन करें मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ आएंगे और लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आएंगे तो आप गेम ऑन है, फिर गेम ऑन है। लेकिन अगर आप ये बरसाती नहीं हो सकते, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकते। या आप करंट अफेयर का वेट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ आएगी और ये, मैं करंट अफेयर पे काम नहीं करता, आपने देखा मेरा जनरल कॉमेडी पे काम है। आप 5 साल बाद भी मेरा कंटेंट खोलेंगे, आप हंसेंगे। तो करंट अफेयर से ताल्लुक़ नहीं है मेरा। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये हमारे उमर शरीफ स्कूल ऑफ थॉट, मोइन अख्तर स्कूल ऑफ थॉट से हम निकले हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस लेगेसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया है और मैंने करना है। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि उमर शरीफ और मोइन अख्तर की लेगेसी। मेरा बचपन में मतलब ये कि उमर शरीफ के जो एक शोज़ थे वो आपकी वाइड स्प्रेड कराची के अंदर बहुत ज़्यादा देखे जाते थे, टीवी के ऊपर, इसके ऊपर। और मेरे ख्याल से उमर शरीफ साहब की जब वो स्टेज शोज़ ख़त्म हुए तो वो एक बहुत बड़ा एक शगाफ था मार्केट के अंदर, वो खला थी पैदा हो गई। हाँ, और वो उसकी ऑडियंस मतलब तैयार थी और उसका इंडिया ने भरपूर फायदा उठाया। इंडिया ने बहुत फायदा उठाया। फिर यहीं से जो लोग उस सर्कल का हिस्सा थे वो उन्होंने वहां जा के करा। मगर वही बात हुई कि जब सारा टैलेंट वहां चला गया तो बिल्कुल बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बात की रामेश आपने। ये खला जो है ना, ये 2010 से अपना 2005 से 2015 के दरमियान आया, 10 साल का खला आया। क्योंकि अगर आप 2005 से 95 तक देखें ना तो पाकिस्तान की कॉमेडी ने डोमिनेट किया। तो ये जो खला आया मेरे नज़दीक ये 2005 से 15 के दरमियान, और ये उसी वक्त आया जब वो इंडिया में शोज हो रहे थे। इंडिया में उन्होंने और बहुत स्मार्टली उन्होंने इस चीज़ को, बिल्कुल सही, ये वो उसको फ़ायदा उठाया इस चीज़ से। गेम ये है कि वो फॉर्मेट जो इंडिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है वो पाकिस्तानी फॉर्मेट है, और पाकिस्तान में चल ही नहीं रहा। मज़े की बात देखे, बहुत लोगों ने कोशिश की है लेकिन वो चला ही नहीं। बड़े चैनल्स ने कोशिश की है, वो चला ही नहीं। क्या वजह है? स्ट्रैटेजी नहीं थी, लॉन्ग टर्म गोल नहीं था, या बस मतलब क्योंकि देखिए ऑडियंस तो है। अब मैं इसके बाद में छोटी सी मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जब आपने ये चीज़ शुरू करी तो मुझे लगता ये है कि वो ऑडियंस जो बैठी हुई थी उस चीज़ के इंतज़ार में वो आपके पास आई और आप उस चीज़ को वापस खींच कर लेकर आए। तो जब आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कोशिश करी, इतनी इन्वेस्टमेंट्स और इतने सेट्स और इतनी सारी चीज़ें, उनके पास रिसोर्स की भी कमी नहीं है, तो ये पिछले 10 साल के अंदर कोई शो ऐसा क्यों नहीं बन सका पाकिस्तान के अंदर कि अब यूट्यूब पर वो शो मतलब, या यूट्यूब के ऊपर कॉमेडी के लिए लोग आ रहे हैं मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास कॉमेडी के लिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई कॉमेडियन ही खत्म होगा। तो इसमें क्यों आपका मतलब एज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं समझता हूँ कि राइटर्स का भी बड़ा अहम किरदार है इसमें, क्योंकि इंडिया में जो कॉमेडी नाइट्स के जो राइटर है वो जो मैंने पता करवाया 8-10 तो राइटर है उनके, अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग थिंकिंग के, जिस पे वो राइटिंग लिख के देते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान में होता है कि जो कॉमेडियन है वो अपने लतीफ़े खुद लिख के लाएगा। अब उसका दिमाग जहाँ तक चल रहा है वो चल रहा है, जहाँ पे नहीं चल रहा उसको सपोर्ट पीछे नहीं है। अभी मैंने एक रियलिटी शो जज करने की मैंने किया है, इत्तेफाक हुआ है, और आप यकीन करें मैं सर पकड़ के बैठ गया। इतने फ्लॉ देखे मैंने कि यार काम को पेला जा रहा है टेक्निकली। मैं समझता हूँ इसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो अच्छा बोल सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी हो। क्रिएटिव होना अलग चीज़ है, अगर वो क्रिएटिव भी है तो प्लस पॉइंट है। अब हर बंदा तो क्रिएटिव और टैलेंटेड नहीं हो सकता ना। अब जो टैलेंटेड है उसके पीछे राइटर लगाया जाए जो अच्छा उसको स्क्रिप्ट दे और वो परफॉर्म करवाया जाए। समझ रहे बात? ये टीम वर्क है पूरा। तो ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, एक चीज़ आपने जो मुझे करियर स्विच की बात करी थी, तो मुझे एज़ यूजुअल मेरे ख़ानदान में भी जब मैं करियर स्विच कर रहा था तो हर क्रिएटिव बंदे की ज़िंदगी में ये एक सवाल आता है, जब आपने स्विच मारा तो फैमिली का रिएक्शन क्या था और आपने कैसे डील किया? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आपको लुकअप करते हैं और वो सुनना चाह रहे होंगे कि यार आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया। अब यकीन करें मुझसे पूछते थे क्या कर रहे हो, तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता था। मैं कार्यक्रम
लेकिन आप ये बोलो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दुनिया आपको Accept थपके, कर ले, नहीं। दुनिया एक्सेप्ट कर ले और वो वही वाली आपकी Unfair बात बात है। फुप्पो भी बोले बाबा, ऐसा नहीं नहीं होता होता, बिल्कुल। पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा, चीज़ें मुंह बंद करके काम करो, ठीक है, ज़्यादा बोलो नहीं, ज़्यादा शोर ना मचाओ, पहले आप प्रूव करो, जब आप कर लोगे तो दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी यार, समझ रहे हैं। आज देखिए ना, आज हम सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के बेबी हैं, ऐसे आपको पता है, आप खुद भी यूट्यूबर हैं, तो वो सब चीज़ें एक टाइम के बाद आती हैं, तो उसका वेट करें, न वक्त से पहले ना नसीब से ज़्यादा, उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा गरम गरम खाने की ज़रूरत नहीं है, मुंह जल जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो वो कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में एक मिसाल है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो उसी माइंडसेट पर है मैं समझता हूँ। एक सवाल मेरा ये है कि देखें, हर अक्लमंद बिजनेसमैन अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है ना, वो अपने एग्जिट से बहुत साल पहले सोच लेता है। तो क्या आपने अपना रिटायरमेंट प्लान बनाना शुरू कर दिया है? हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है रामेश, जबरदस्त, समझ रहे हैं बात को। ये तो मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, पीछे हंस रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक सौदा बिक रहा है बेचो, जब सौदा ना बिके या पब्लिक कहीं और शिफ्ट हो जाए या कोई आप, तो आपने खामोशी से अपना सौदा समेटना है। सलाम को बहुत शुक्रिया आपका, और यूँ निकल जाना है, देखना भी नहीं है मुड़ के, ठीक है, क्योंकि आपने पब्लिक को एंटरटेन किया है। जब तक पब्लिक एंटरटेन होना चाह रही है, नादिर अली से, उसकी टीम से मैं हाजिर हूँ, मेरा खून का एक एक कतरा हाजिर है हंसाने के लिए, क्योंकि इतना डिप्रेशन माहौल में एक कॉमेडी है जो कि मैं समझता हूँ, अगर मेरा कोई खाका देख के 5 मिनट हंस जाए तो मेरे लिए यही चीज़ है, मेरे लिए और क्या है। तो मैं समझता हूँ कि प्लान हमेशा रेडी कर लेना चाहिए, जिसे कहते हैं ना प्लान बी, समझ रहे हैं कि यार और ये सब चल भी रहा होता है तो भी उसी टाइम तो करना चाहिए। और देखिए मैं एक चीज़ यार रमेश, एक बात बताऊँ, अभी मैं यहाँ से आया हूँ, कोई 50 सेल्फियाँ लोगों ने मेरे साथ खिंचवाई हैं। शोहरत ना एक नशा है, और अगर आपने इस नशे में ही अपने आप को ज़िंदगी के आखिरी लम्हात भी गुजारना चाह रहे हो ना, तो पॉसिबल नहीं है। ये हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम है, एक एग्जिट टाइम है, उसके बाद ये सब चीज़ें जब नहीं मिलेंगी तो आप क्या हरकतें, क्या पागल हो जाओगे? हो जाते हैं लोग, सही है, बहुत से लोग हो जाते हैं, ये सेलिब्रिटीज की इतनी मिसाल, समझ रहे हैं ना बात को। तो अपने आप को पहले ही तैयार कर लो कि यार अगर ये चीज़ नहीं हो तो वैसे मैं लाइम राइट में रहता ही नहीं हूँ, आपको पता है। अपने आप को मेरे ख्याल से उस तरीके से ट्रेन करा ही नहीं है कि आपको उस चीज की मैं इन आदत सब पड़ी चीज़ों में, ये सारा शोर और क्राउड और मेरी कितनी फॉलोइंग है, मैं ये सब चीज़ें देखता ही नहीं। मेरी बहुत लिमिटेड लाइफ है। हम लोग जो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, ये लोग या तो मेरे ऑफिस आ जाते हैं या मेरे घर पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पे बैठ के हम रूम में खामोशी से बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, और इस तरीके से हम लोग एक चला रहेंगे। बहुत ही सादा तरीका हमारा है काम करने का। इतना फोकस अपनी टीम के ऊपर करते हैं, और हमारे स्टूडियो में आज आपकी टीम आई हुई भी है, तो मैं चाहूँगा कि यार आप अपने अल्फाज में, जो एक होता है ना कि अपने तरीके से अपनी टीम का जो है तारुफ कराएं, उनको इंट्रोड्यूस कराएं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा रिजवान खान को, और उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उस बच्चे ने मुझे एक बात कही थी जो आज तक मुझे याद है कि नादिर भाई मैंने अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाया। तो ये बात इस बच्चे की बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है। अब वो मैंने नहीं पूछा कौन सी कमज़ोरी थी ठीक है, लेकिन ताकत बहरहाल इसने बना लिया रिजवान खान, और इसके साथ साथ हमारे बिल्डर भाई और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन मैं आज के टाइम पे, जिनको मैं समझता हूँ, और आर्टिस्टों का आर्टिस्ट जो हमें हंसाता है, अहमद खान। और ये अहमद खान भी मौजूद है, और बल्कि आते हुए इन्होंने मुझे कहा कि इनका ज़रा यहाँ का फ्रंट थोड़े से बाल कम है, बोला है रामेश के पीछे के ज़्यादा है, तो वो चुटिया अगर मैं यहाँ लगा लूँ। बात ये हुई थी कि डिसेंट शो है, हाँ, जो कह के लाए, ये क्या बातें हो रही हैं? चेंज हो गया शो का फॉर्मेट, भाई चेंज हो गया। भाई जहाँ तुम आओगे वहाँ एक ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है कि मैं छिचोरापन ना करूं। बात ये कि रामेश भाई के तो फैन तो हैं ही। यार ऐसी बातें नहीं करो, मुझे शर्मिंदगी होती है यार। पेंट के खास तौर पे फैन है रामेश। ये है 2 नगीने पी फॉर पकाऊ के, इनमें
ये इंसाफ नहीं होगा कि सारा क्रेडिट अगर मुझे मिल जाए। इन लोगों का भी बहुत अहम किरदार है, पानी भी पिलाते हैं ये लोग, चाय भी बनाते हैं यार मतलब हैवी हो गया हैवी। नादिर भाई इससे पहले कि हमारे कुछ ज़्यादा पोल खोलें, हम आज के शो को ख़त्म करते हैं। मैं आप सब लोगों का, आप तीनों का बहुत 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 थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग टाइम निकाल कर आए और मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्वर्जेसन हुई है। तो मुझे ये था कि यार मैं नादिर भाई से सीरियस बात करूँगा, अब नादिर भाई उल्टा अगर मेरी टेकना शुरू कर देंगे तो पता नहीं ये शो किस तरफ चला जाए। मगर आई एम वेरी हैप्पी कि आपने यार बहुत ज़बरदस्त आपने जो है ना वो जवाबात दिए हैं। आई होप कि हमारी ऑडियंस भी जो है उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आई हो नादिर भाई की मैच्योरिटी के अंदर, और नादिर भाई ने ख़ास तौर पे जो प्लानिंग की और एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ की और फेम को हैंडल करने की बात कही, क्योंकि हम अपने चैनल पे बड़ी बातें करते हैं कि यार फेम को ना सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए। बिल्कुल नहीं चढ़ने देना चाहिए। ये शोहरत जो है ना, ये शेरनी का दूध है, इसे सिर्फ शेर ही हजम कर सकता है, ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी बात है और बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। अहमद, रिजवान भाई थैंक यू, नादिर भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यार उम्मीद है आप लोग एपिसोड पसंद आई हो। कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। नादिर भाई से कोई अगर सवाल हो, इन दोनों से कोई सवाल हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी रामेश सफा साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाथरूम किस तरफ है भाई? बाथरूम बहुत सारे हैं, आ जाओ।